नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या ये 22 है। अब की बार नेट जर पर दोस्तों टेस्ट दो 100 में से 60 सही तो जरा पक्का समझो आप अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जो साथी हैं उनका स्वागत करते हैं। हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम। ठीक है, और मोहन शर्मा जी वेलकम। प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम, गुड इवनिंग सभी को। दीपक कुमारी जी वेलकम। सिराज मोहम्मद जी वेलकम। सैम रफीक जी वेलकम। हिमांशु शर्मा जी वेलकम। रीता कुमारी जी वेलकम। शोभा कुमारी जी वेलकम। समांजुन जी वेलकम। मोहन शर्मा जी, भाग्यश्री राणा जी वेलकम। मीरा कुमारी जी वेलकम। रवि जी वेलकम। विभा तिवारी जी वेलकम। हर्ष जी, लक्ष्मी जी वेलकम। प्रिया कल्याणकर जी वेलकम। ब्रांच हेड जी वेलकम। और मीना कुमारी शिव यादव जी वेलकम। हरीश प्रताप दोस्त माई फ्रेंड वेलकम आपका। अनिता राणा जी वेलकम। संजू वर्मा जी वेलकम। जी तो ज्योत्सना महतो जी वेलकम। और जयवीर मंगला जी वेलकम। दोस्तों कोई बात नहीं, आने दो डिसलाइक को यार, सब समय समय की बात दोस्तों। अभी तो हमारा कुछ शुरुआत ही हुआ है, शुरुआत है ये तो अभी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो उनको नेगलेक्ट करना ही ठीक है हमारे लिए। तो लो, आपको ये लाइव डिसलाइक दिखेंगे नहीं, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं। लो, 1 मिनट, बस 1 ही मिनट में तो मैं शुरू करता हूँ। बस ये देखो, मैंने अब ये लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री, मैं भी फ्री। और पूनम देवी जी वेलकम। नेगी विक्रम जी वेलकम। दोस्तों आज शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास। एक बार दोस्तों सही आ रही है आवाज़, जरा चेक कर लूँ। पीएचडी इतिहास एक बार जैब टरवा नेट पास। ठीक है, हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों राजू जी वेलकम। अनिल कुमार यादव जी वेलकम। दोस्तों पहला सवाल आप जानते होंगे, हमारे सवाल में 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, केवल 10 सेकंड का। ठीक है, बिल्कुल स्पीड पकड़ लें आप। ठीक है, क्योंकि हम स्लो मोशन में नहीं पढ़ाते दोस्तों, आपको कंटेंट ज़्यादा देंगे, समय कम लेंगे, ये हमारा रूल है। ठीक है, तो पहला सवाल है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। बढ़िया सवाल है। विष्णु जी वेलकम आपका। राजू जी आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो स्टार्ट की होगी, 2 डिसलाइक आ गई हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो पहला है नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। दूसरा है गहन चिंतन करना, प्रेक्षण करना, नियोजन, क्रियान्विति। तीसरा क्रियान्विति, गहन चिंतन करना, नियोजन। और चौथा है क्रियान्विति, नियोजन, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। दोस्तों 10 सेकंड का आपको समय है। ठीक है, कमेंट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों, इसलिए लाया, बार बार लाता हूँ इसको। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, मोनिका जी वेलकम आपका। सिंपी जी वेलकम। कविता जी वेलकम। दोस्तों पहले सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नियोजन यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। हिंदी में नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन करना। विभा तिवारी जी बोल रहे हैं, सर आप उगता सूरज है, लेकिन निराश परेशान को अंधेरे से लब होता है, वो आपकी कदर समझ ही नहीं पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट सच पर्सन प्लीज़। थैंक यू विभा जी, मैंने लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने है, कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिकर्ता के रूप में मानता है। ठीक है दोस्तों, खाली स्थान में जो स्थान आएगा आपका 4 ऑप्शन में से पहला है प्रभावकर्ता, एकात्मिक, आधिकारिक और गैर आधिकारिक। शिल्पी जी वेलकम। हरीश प्रताप जी वेलकम आपका।
समान जुम जी वेलकम। दोस्तों बढ़िया सवाल है। कक्षा संप्रेषण में शब्दार्थ डंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के खालिस्तान अभिकर्ता के रूप में मानता है। दोस्तों आईपीएल चल रहे हैं, मुझे यह बस केवल क्रिकेट का शौक है। ठीक है दोस्तों, परंतु मैं आपके लिए अपना शौक भी जो है भूल गया हूँ। उसके लिए हम्म, तो दोस्तों दूसरे सवाल का सही आंसर है प्रभाव करता। ठीक है, प्रभाव करता, विद्यार्थियों के प्रभाव करता अधिगमकर्ता के रूप में मानता है। तीसरा सवाल आपके सामने दोस्तों, बढ़िया लेवल के सवाल है आज। वास्तविक मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है। पहला अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, दूसरा अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी, तीसरा अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम, चौथा मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। रवि जी मेरी भी सीएसके है। हमारी भी फेवरेट, हमारा धोनी फेवरेट है क्योंकि वो कूल रहते हैं, इसलिए मैं कूल रहता हूँ। अच्छा अभय जी वेलकम आपका। अभय जी आप कह रहे हैं सर यार टीवी के साथ क्लास भी चल रही है। मोनिका जी वेलकम। शैतान सिंह भूरिया जी वेलकम। तो दोस्तों तीसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अति विस्तृत मेमोरी मुख्य मेमोरी का भ्रम। ठीक है, चौथा सवाल आपके सामने है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सैलाब से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। पहला कुशल ऊर्जा प्रणाली के विकास के लिए प्रेरणा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, तीसरा वायु प्रदूषण को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का रूपांतरण, और चौथा है खतरनाक कचरे का बाउंड्री गतिविधि का नियंत्रण। अनीता राणा जी वेलकम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सैलाब से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। दोस्तों मैं बार बार इनको इसलिए रहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार पांच ही कुल चार पांच प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नियोगोटा प्रोटोकॉल और रियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। तो कुछ ऐसे जो है प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों मैं जरूर लाता हूँ उनको क्योंकि ये हर बार आएंगे। तो चौथे सवाल का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। ठीक है, पांचवा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या शिखर सम्मेलन का संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD के नाम से जाना जाता है। पहला स्टॉकहोम 1972, रियो डी जेनेरियो 1992, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, रियो डी जेनेरियो या रियो प्लस बी सम्मेलन 2012। आप सभी मैच देखते हैं इसका मतलब दिल्ली और पंजाब का आया आज। अच्छा शर्मा जी आपकी बीसीएस के हो, क्या बात है भाई। तो दोस्तों पांचवें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रियो प्लस 20 यानी कि 2002 में। दोस्तों जो रियो जो हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन वो हुआ था 1992 में। ठीक है, रियो प्लस 20 कर लो तो हो जाएगा 2012। ठीक है, रियो प्लस 5 कर लो दोस्तों 1997 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, छठा सवाल, डॉक्टर AL मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक
शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? दोस्तों मैं बार बार इस सवाल बुलाता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1992, 1991, नहीं 1950, 1950, 1951, 1952 या 1962? अभय सिंह जी मैं तो एक बार अपने कॉलेज से ही भाग गया था क्रिकेट के लिए, और एक मंजिल पे से कूद गया था मैं। दोस्तों डॉक्टर ए एल मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर है 1952 में। ठीक है, 1952 मुदलियार आयोग आया था। सातवां सवाल, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? पहला नीति आयोग, रूसा, सी ए बी यानी कैब, और होता है पूषा। दोस्तों बढ़िया सवाल है, एकदम बेस्ट लेवल का सवाल है। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? निवास शेखर जी वेलकम। ज्योति काजला जी वेलकम। दोस्तों सातवें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं बार बार सवाल बुलाता हूँ, ठीक है, रूसा। ठीक है दोस्तों, रूसा बिल्कुल अच्छा सवाल है। आठवां सवाल आपके सामने, भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए प्रमुख बाधा कौन कौन सी हैं? ठीक है, बढ़िया सवाल है। पहला, कम शिक्षितों के लिए रोजगार का अधिक अवसर। दूसरा, सरकारी नीतियाँ। निर्देश की भाषा। चौथा है आर्थिक स्थिति। और पांचवा है विदेशी विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धा। और छठा है समाज में लैंगिक भेदभाव। दोस्तों समझना इस बात को, भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए प्रमुख बाधा है। अच्छा अभय जी, आप नेशनल प्लेयर हो सके, बड़े वाह, क्या बात है। वेरी गुड। दोस्तों हम तो बस गांव के प्लेयर हैं। मेरठ में भी खेले हैं, बस ऐसी बात नहीं है। परंतु दोस्तों जब से पढ़ाई से मन लगा है, तब से मैच जो है वो चले गए हैं। दोस्तों आठवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि सी निर्देश की भाषा, और डी आर्थिक स्थिति, और एफ समाज में लैंगिक भेदभाव। ठीक है, नौवां सवाल आपके सामने, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? ठीक है, बढ़िया सवाल दोस्तों, आ सकता है सवाल। संज्ञा सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, और अवशेषी शक्तियां। कुलदीप सिंह जी वेलकम आपका। नीलू सैनी जी वेलकम। अंकित मलिक जी वेलकम। अच्छा, मोहन शर्मा जी कह रहे 5 बार गोल्ड मेडल लिए हैं रोलर स्केटिंग में। अच्छा जी, अरे क्या बात है भाई, टीम बन जाएगी आज तो। नेट नेट की टीम। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती। 10वां सवाल दोस्तों ध्यान से समझना, किसी भवन के, ये दोस्तों ये आता हर बार, कोई भवन है के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, वैन, मैन, लैन या सैन?
दोस्तों इनकी फुल फॉर्म याद रखना जरूर, बहुत ही अच्छी। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन ए नेटवर्क, लोकल नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो समझ इस बात को, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि दोस्तों जो भवन के अंदर केवल हम लोकल लगा सकते हैं, ठीक है। और ये स्टोरेज, ये मेट्रोपॉलिटन जहाँ पे मेट्रो जो शहर है वहाँ पर, और वर्ल्ड जो दोस्तों ग्लोबल पर लगता है, ठीक है। 11वां सवाल आपके सामने, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं की मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है, ठीक है। पहला, जांच सूची चेकलिस्ट। दूसरा, रेटिंग स्केल या श्रेणी निर्धारण पैमाना। तीसरा, इन्वेंटरी या विस्तृत सूची। और चौथा है रूब्रिक्स या सुर्खियां। शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। सम एस जी आपका वेलकम, और फातिमा रिजवी जी आपका वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। सही आंसर है 11वें का ऑप्शन नंबर डी, सुर्खियां। दोस्तों बस रट लो आप, चिंता ना करो, बिल्कुल पास होगा, 100% बता रहा हूँ मैं। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता। दोस्तों प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित दो साधन होते हैं, ठीक है, टीचिंग के। पहला, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया क्षेपित एपीडाइस्कोप या स्लाइडर प्रोजेक्टर। दोस्तों मैंने 3-4 बार बता दिए मैंने, प्रक्षेपित और अक्षेपित साधन कौन कौन से होते हैं। सुमन जी वेलकम, गुड इवनिंग। आप लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों प्रक्षेपित साधन जो नहीं आता दोस्तों वो है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और दोस्तों ये कौन सा है, ये अप्रक्षेपित है, ठीक है, अप्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। और दोस्तों जो प्रक्षेपित है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर, छायाक्षेपित और स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं। 13वां सवाल आपके सामने 13, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग है। पहला, कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए। दूसरा, विद्यार्थी को आकर्षित करने के लिए। तीसरा, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। और चौथा, अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। दोस्तों अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रवि जी करते रहो यार। हमारी टीम खेल रही है, करते रहो इस दिल्ली का, करते रहो, अपडेट रहो भाई। निराज सिंह जी वेलकम, नीरज, सॉरी नीरज सिंह जी, नीरज सिंह जी वेलकम। तो दोस्तों 13वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, 13 नंबर जो सही आंसर है वो है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। दोस्तों पेपर फर्स्ट इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ लेते हो, ठीक है। 14, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। पहला है, मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। दूसरा, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। तीसरा, मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं। चौथा, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है। पांचवा, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। छठा, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। अच्छा है जी, 50 रन हो गए 3 विकेट पर दिल्ली के, ओहो।
अच्छा, आपके पास में नहीं है। कोई बात ना। अच्छा, मैम आ गई हैं। अच्छा मैम, वेलकम। मैम फिलहाल तो आप इसी आईडी से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब लाइव सेशन काटना पड़ेगा वरना। ठीक है। दोस्तों, 14वें सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। पांचवा दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। और छठा, मूल्यांकन छात्र और शिक्षक की प्रतिभा पर आधारित होता है। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है? पहला, सर्वेक्षण शोध। दूसरा, परीक्षणात्मक शोध। मैम आपकी आईडी कौन सी है ये बताइए आप, उसको देखते हैं। तीसरा, दृश्य घटना विज्ञान आधारित शोध। चौथा है क्रियात्मक शोध। और पांचवा है सह संबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। दोस्तों फिलहाल मैम को मैंने ओके ओके, चलो मैम करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए आप। लो जी, हो गया काम। सरोज शर्मा जी, वेलकम आपका। दोस्तों हम थे 15 पर सवाल, ठीक है दोस्तों, 15वां सवाल है। और 15वें सवाल दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सर्वेक्षण शोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परीक्षणात्मक शोध। और ऑप्शन नंबर ई सह संबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। अनिल जी कह रहे हैं सैम्पलिंग। दोस्तों जो जो प्रतिदर्श होता है उसमें सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं जिसमें सर्वेक्षण शोध आता है, परीक्षणात्मक शोध आता है दोस्तों, और सह संबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध आते हैं। ठीक है,
16वां सवाल आपके सामने। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। पहला, वाचन तथा श्रवण, श्रवण तथा सहायता, सहायता तथा संभाषण, और चौथा है संभाषण तथा लेखन। दोस्तों, अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। दोस्तों, सही आंसर है 16 का सी। वेरी गुड, सभी आंसर अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, वाचन तथा श्रवण, और श्रवण तथा सहायता, नहीं, और ना, संभाषण तथा लेखन। ठीक है दोस्तों, सी में है ए, और ये गलत है और ये गलत है, ए और डी। 17वां सवाल, अभिकथन ए है, चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्य कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। तर्क, उद्देश्य को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ठीक है, लक्ष्मी जी वेलकम आपका। दोस्तों, 17वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी। डी ठीक है, यानी कि दोस्तों ए गलत है और आर ठीक है। 18वां सवाल, प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए तथा एवं उत्तर दीजिए। पहला, ठीक से करो उपागम। दूसरा, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना। तीसरा, कक्षागत निष्पादन जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल है को अभिव्यक्त करना। चौथा, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। और पांचवा, शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित प्रवृत्तियों का अर्जन। और छठा है निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। दीपक कुमारी जी गुड इवनिंग, वेलकम। तो दोस्तों, 18वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला, ठीक से करो उपागम। चौथा, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। और छठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। 19वां सवाल आपके सामने, नीचे दिए गए सूची में विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। पहला, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। दूसरा, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा। तीसरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता। चौथा, विद्यार्थी के विकास की अवस्था। पांचवा, विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक।
और छठा विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। अनिल कुमार यादव जी, नेटवर्क क्लियर नहीं दिख रहा है तो दोस्तों तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। दोस्तों 19वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहला ठीक है, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। तीसरा ठीक है, विद्यार्थी की अभिक्षमता। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, ठीक है। 1 3 4। तमन्ना आनंद जी, वेलकम आपका। दोस्तों 20वां सवाल आपके सामने है। नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिन्हित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से समृद्ध है। पहला ऑप्शन है नियंत्रण की संस्कृति। दूसरा संप्रेषण। तीसरा प्रबंधन। चौथा आत्म सामर्थ्य। पांचवा शिक्षक का उत्साह। छठा संगठित और व्यवस्थित होना। अरे मैम ये बताओ, अगर आपको क्लास लेनी है तो अब क्या कर रहे हो आप? क्लास करनी तो कर लो ना आप। कोई मना कर रहा है? यहीं यहीं यहाँ से कर लो, इसी नंबर से। मतलब जब आओगे जब भी ड्रामा शुरू हो जाता है आपका। पता ना क्या ड्रामा कर रखा है। दोस्तों 20वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नियंत्रण की संस्कृति। ऑप्शन नंबर 4 आत्म सामर्थ्य। और ई शिक्षक का उत्साह। 21वां सवाल। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में मूल्यांकन प्रणाली, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण। और चौथा है निकष संदर्भित परीक्षण। 21वां सवाल आपके सामने है, ठीक है। तो 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसका चौथा, सुधार की गुंजाइश की पहचान।
दूसरा संकल्पात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 5 अधिगम स्तरों का निर्धारण। और तीसरा मानक संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना। ऑप्शन नंबर 4 निकट संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 निपुणता के मानकों को बताना। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ठीक है। बाईसवां सवाल अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। पहला, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। दूसरा, विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। तीसरा, विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। चौथा, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। और पांचवा, विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों 22वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। तीसरा, विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। और ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। 23वां सवाल दोस्तों, ठीक है, निम्नांकित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं। पहला, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। दूसरा, शिक्षण में अधिगम संविष्ट है। तीसरा, शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान। और चौथा, शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति की हो सकती है। पांचवा, शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। तो दोस्तों 23वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शिक्षण जो है एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। ठीक है, पहला ठीक है। और तीसरा, शिक्षण जो है दोस्तों बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। और ई, शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ठीक है। 24वां सवाल, शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है। पहला, मूल्यांकन प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, हेलो प्रभाव, या ऑप्शन नंबर 4 कोटिगत प्रभाव। दोस्तों 24वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलो प्रभाव। 25वां सवाल है, निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला, दार्शनिक शोध, क्रियात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, या उपरोक्त सभी।
निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी दार्शनिक शोध, क्रियात्मक शोध और विवरणात्मक शोध। 26वां सवाल, शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श के एकक समान और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं? पहला अवस्था प्रतिदर्श प्रतिचयन, दूसरा गुच्छ प्रतिदर्श प्रतिचयन, तीसरा विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन, चौथा है स्नोबॉल प्रतिदर्श प्रतिचयन। तो दोस्तों 26 में सवाल का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, गुच्छ प्रतिदर्श प्रतिचयन। ठीक है। 27वां सवाल आपके सामने, शोध के उन चरणों या सोपानों की पहचान कीजिए जिसमें नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होता है। पहला शोध के प्रश्न की पहचान और उसे परिभाषित करना, दूसरा हल प्रस्तावित करने के लिए चरों के मध्य संबंधों को कल्पित करना, तीसरा शोध उपकरणों के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन, और चौथा समग्र तथा प्रतिदर्श चयन की पद्धति को परिभाषित करना, और पांचवा प्रदत्त विश्लेषण और प्रयुक्त पद्धति, और छठा निष्कर्षों परिणामों को प्रतिवेदन पद्धति। सहमति क्लियर नहीं है अब देखो क्लियर तो मैं कर नहीं सकता, जो है आपके सामने है। अच्छा सवाल है, आप थोड़ा इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए इस सवाल पर, क्योंकि बड़ा सवाल था। डिस्प्ले पर जितना आया उतना मैंने कर दिया। तो 27वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शोध के उपकरणों के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 5, प्रदत्त विश्लेषण और प्रयुक्त पद्धति। ऑप्शन नंबर 6, निष्कर्षों परिणामों को प्रतिवेदन पद्धति। ठीक है। दोस्तों इनमें जो है नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होता है। 28वां सवाल आपके सामने, विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ, इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है? पहला संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन या गोष्ठी। दोस्तों 28 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। 29वां सवाल आपके सामने, एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? सकारात्मक, नकारात्मक, पुष्टिकारी या सुधारात्मक?
दोस्तों 29 में का सही आंसर है नकारात्मक, क्योंकि दोस्तों उसमें नहीं आ रहा है, आप गलत हैं, ठीक है, तो उसमें होगा नकारात्मक। 30वां सवाल, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दोस्तों उसको बोलते हैं बायोस, ठीक है, किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? पहला रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। हरीश मैनसन जी वेलकम आपका। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम या रीड ओनली मेमोरी। 31वां सवाल आपके सामने, कंप्यूटर पेरिफेरल्स कंप्यूटर से जुड़े वह उपकरण होते हैं किस सूची में केवल इनपुट पेरिफेरल्स दिए गए हैं? दोस्तों आपने देखा होगा ये मॉनिटर है, ठीक है, ये CPU है, और ये कीबोर्ड और ये है माउस हो गया। दोस्तों CPU के अंदर जो है मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के साइड में छोटे छोटे जो है वो होते हैं जैसे होल वगैरह जो कनेक्ट होते हैं डिवाइस, ठीक है, दोस्तों उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। कुछ दोस्तों होती है इनपुट डिवाइस, इनपुट पेरिफेरल जो जिससे जैसे कि माउस जुड़ता है, ठीक है, कीबोर्ड जुड़ता है और स्कैनर जुड़ता है। तो कौन कौन से जो है वो होते हैं? तो दोस्तों पहला है स्कैनर स्पीकर्स स्कैनर्स माउस मॉडेम, दूसरा कीबोर्ड प्रोजेक्टर माउस फ्लैश ड्राइव, तीसरा माइक्रोफोन्स ट्रैक बॉल माउस स्कैनर टच स्क्रीन, और चौथा है लेजर प्रिंटर ग्राफिक्स टेबलेट वार कोड रीडर और हार्ड डिस्क। दोस्तों इनपुट का मतलब हो गया कंप्यूटर में जो इनपुट होगा किस किस डाटा किस किस डिवाइस से होगा, और आउटपुट यानी कि हम जो है एक तो होता है डिस्प्ले आउटपुट, और दोस्तों एक होता है जैसे कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गई है, ठीक है, वो क्या करते हैं वो प्रिंट आउट, ठीक है। दोस्तों प्रिंट इनपुट डिवाइस में जो होता है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोफोन्स यानी कि दोस्तों आवाज़ हमारी जाएगी कंप्यूटर में, ठीक है, ट्रैक बॉल जैसे कि मैं ट्रैक बॉल से जो है, ठीक है, ये ट्रैक बॉल हो गया, जैसे मैं जो पेन जो है मेरे पास में ट्रैक बॉल हो गया, माउस क्योंकि माउस भी है दोस्तों हमारे पास में, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आप देखते हो स्कैनर से दोस्तों स्कैन करेंगे और इनपुट हो जाएगा। टच स्क्रीन दोस्तों आप समझते होंगे टच स्क्रीन माउस की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ए गलत हो जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर दोस्तों क्या है आउटपुट डिवाइस है, और चौथे में इसलिए गलत है लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बारकोड नहीं बारकोड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क दोस्तों ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, इसलिए C ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 32वां सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित हासिल करना है। पहला समानता पहुंच 50% GER उत्कृष्टता। अनिल कुमार यादव जी बोल रहे हैं ट्रैक बॉल एज ए माउस। अनिल कुमार यादव जी हमारे पास में ट्रैक बॉल जो है ना ये माउस की तरह काम करता है, ये देखो, ये देखा ये दोनों काम करता है, ट्रैक बॉल का भी और पेन का भी और माउस का भी। तो दोस्तों 32वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर C, समानता पहुंच और उत्कृष्टता, ठीक है दोस्तों, A B और D। 33वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से पेरिस समझौते की विशेषताएं कौन सी हैं? पेरिस समझौता, पहला यह समझौता पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है,
पेरिस समझौता। दोस्तों पेरिस समझौता है दोस्तों, वो 2015 में हुआ था, ठीक है। और जो प्रभावी हुआ था वो 2016 में हुआ था। अभी ये पिछली बार में जो एग्जाम में आया था ये सवाल, ठीक है। तो पहला है, यह समझौता पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, पर उनका दायित्व भिन्न भिन्न होता है। तीसरा, पेरिस समझौता संबंधित है 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से। मौसम के जी वेलकम। रवि चंद्रा जी वेलकम। दीपक दीपक जी वेलकम आपका। रूसा रूसा। तो रवि जी, रूसा का जो होता है उसकी, जैसे रूसा है RU, ऐसे उसका हिंदी में उच्चारण, ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। उसका रूसा का जो है हिंदी में ही दे दिया गया है नाम भी। दोस्तों 33वें सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। 34वां सवाल, ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समुदाय बाढ़ आप्लावित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस कारण से आवासित हुआ है। पहला, बाढ़ आप्लावित क्षेत्र परिवहन हेतु नदियों के निकट होते हैं। दूसरा, बाढ़ आप्लावित क्षेत्र में भूभाग सपाट से होते हैं। तीसरा, बाढ़ आप्लावित क्षेत्र में भूभाग सपाट से होते हैं। दीपक जी क्या बताएं, बड़ा दिमाग खराब है मेरा। बस ये है, आप लोगों की खुशी के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अब देखो हम तो इतना, अब कोई ये बताइए कि कितनी भी लड़ाई हो, ठीक है, क्या घर की बात अगर मार्केट में उतर जाए, कि सड़क पर उतर जाए, ठीक है, वो अच्छी बात थोड़ी है। अगर एक लड़की समझदार होगी तो दोस्तों वो अपने साथ पूरे परिवार को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये है बस। श्याम बालक जी वेलकम आपका। रवि जी कह रहे हैं आपकी वॉइस स्वीट है, धन्यवाद। लोग कहते हैं लड़की जैसी लगती है। दीपक जी हम तो समझे समझे हार गए, क्या करें। वो ऐसा है ना कि जो लिटरेचर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम भावनाओं में बहते हैं, कुछ बोल देते हैं। आज बात हुई थी रवि जी से और दीपक जी से, परंतु लोग समझते नहीं हैं हमारी बातों को, क्या बताएं। तो 34वें सवाल का जो सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। 35वां सवाल, किसी विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा। संजय जी जय हिंद। पहला, चालक बलों और अवरोधक बलों के बीच संतुलन कायम करना। दूसरा, चालक बलों की परवाह किए बगैर अवरोधक बलों की शक्ति घटाना। तीसरा, चालक बलों की शक्ति बढ़ाना और अवरोधक बलों की शक्ति घटाना।
और चौथा, अवरोध बलों के परवाह किए बगैर चालक बलों की शक्ति बढ़ाना। दोस्तों 35वें सवाल का जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, चालक बलों की शक्ति बढ़ाना और अवरोध बलों की शक्ति घटाना। ठीक है। 36वां सवाल आपके सामने, उच्च शिक्षा के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई। पहला, शिक्षा निःशुल्क सेवा है। दूसरा, विकसित देशों में उत्साहपूर्ण सामाजिक सहमति। तीसरा, सिविल सोसाइटी को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना। चौथा, व्यापार के रूप में शिक्षा, वस्तु के रूप में शिक्षा। और छठा है उच्च शिक्षा में सरकारी क्षेत्र का निष्क्रमण। तो 36वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। व्यापार के रूप में शिक्षा, वस्तु के रूप में शिक्षा और उच्च शिक्षा में सरकारी क्षेत्र का निष्क्रमण। 37, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, भारत में अध्यात्म शिक्षण की भविष्य दृष्टि, गुणवत्ता और विनियामक परिप्रेक्ष्य 2012 और चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। तो दोस्तों 37वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर, क्योंकि दोस्तों योग को जो शामिल किया गया था, योग को, ठीक है दोस्तों, आ सकता है सवाल, मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में योग को शामिल किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। 38, NMEICT किसका एक परिवाणी है। पहला, नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा, नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और चौथा है नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बढ़िया सवाल है दोस्तों। ठीक है। तो 38वें सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर दोस्तों। आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट सवाल है, 100% आ सकता है ये सवाल। ठीक है, गौर करना इस बात पर।
39, निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित है? पहला स्वयं, ठीक है, SWAYAM, कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन, MOOCs मूक्स, प्रश्नोत्तरी और गुंजित सत्र। दोस्तों फुल फॉर्म भी आप जरूर रखना स्वयं की, ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म और मूक्स की मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे स्वयं की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, कई बार हम बता चुके हैं स्वयं फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, स्वयं की फुल फॉर्म आप टाइप करें, मैंने कई बार बता चुका हूँ, मूक्स की भी, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, मैं देखता हूँ आपको आती है नहीं आती, ठीक है। स्वयं दोस्तों आ सकती है SWAYAM, ठीक है, आप टाइप कीजिए। अभी तक किसी ने टाइप नहीं किया, मैं देख रहा हूँ कमेंट से। स्वयं एंड बुक्स, जी बिल्कुल सरोज जी, अभी 6 सवाल और हैं, ठीक है, अभी तो 1 घंटा हुआ है बस। प्रियंका खंडेलवाल जी ने कहा है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, वेरी वेरी गुड। दोस्तों टाइप करो भाई, क्या कर रहे हो आप, बहुत टाइम लगा रहे हो स्वयं की स्पेलिंग टाइप करने में। रविचंद्र जी, आपने स्टडी बेब्स ऑफ लर्निंग एक सवाल आप टाइप नहीं किए हो, ठीक है, आप दोबारा टाइप कीजिए। एक शब्द खा चुके हो आप नाश्ते में। ज्योति काजा जी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सैमा जी आप भी एक अक्षर जो है खा चुके हैं। दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है स्टडी, एस फॉर स्टडी, बेस ऑफ एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, ए जो है एक्टिव बन गया, ऑफ यंग, एक्टिव फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, आ सकता है क्योंकि हर बार ये इसकी संभावना बनती है। मूक्स की भी एक बार आ चुका है मूक्स। तो दोस्तों 39 का तो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला स्वयं, और ऑप्शन नंबर 3 मूक्स, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, अधिगम करता या छात्र छात्र केंद्रित उपागम से संबंधित है ये। 40वां सवाल, भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित शिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है? पहला, कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्तों को समाप्त कर देगा। तीसरा, भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर नहीं खरीद सकती। और चौथा, दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। अच्छा जल्दी में हुआ, कोई बात नहीं। विभा तिवारी जी ने कहा है स्टडी बेस्ड ऑफ लर्निंग एक्टिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो 40वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है, ये सही है इसका। 41वां सवाल, एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है दोस्तों? पहला, न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है। दूसरा, अपशिष्ट सर्जित करता है। तीसरा, बहुत अधिक जल की खपत करता है। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। पांचवा, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है।
जल्दबाजी मत करिए भाई, जल्दबाजी मत करिए, कोई बात ना, अगर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें आप, ठीक है, कोई बात नहीं, बस 2-3 मिनट की बात और है। तो दोस्तों 41वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल भवन अब बनाए जा रहे हैं जिनको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। उनमें क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 5 स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझना, ये नई टेक्नोलॉजी है ग्रीन बिल्डिंग, ये आ सकता है। कुलदीप माली जी वेलकम। और 42वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रदत्त कूट से करें। पहला, देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है, ठीक है। दूसरा, वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तीसरा, वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। चौथा, भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगोड़ा है। तो दोस्तों 42वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि पहला ठीक है, देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा विकिरण राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगोड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों वायु ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है सर्वाधिक, गुजरात में प्राप्त होती है, इसलिए गलत है, ठीक है। और वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। 43वां सवाल आपके सामने, कौन सी गैस सॉरी ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है जिसे ओजोन टूटता है। पहला, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और चौथा, क्लोरीन। दोस्तों 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन जो है, क्लोरीन दोस्तों वो क्या करती है, अटैक करती है ओजोन लेयर पर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर होती है, क्योंकि कई लेयर होती हैं दोस्तों। पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। उसके बाद में समताप मंडल, जिसमें दोस्तों आधे रूप में उसमें होती है ओजोन। मध्यमंडल, उसके बाद में फिर वायुमंडल, आयनमंडल, फिर वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। ये जो है 5 जो है होती हैं, ठीक है। 44, कक्षा संरचना की फिशबाउल शैली के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पहला, छात्र सी आकार की रचना में बैठते हैं और शिक्षक केंद्र में होता है, दोस्तों फिशबाउल शैली। दूसरा, छात्रों की छोटी मेज के इर्द गिर्द बिठाया जाता है ताकि वे लघु चर्चा कर सकें। दूसरा, कुछ छात्र कक्षा के बीच में घेरे में आसपास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। और चौथा, छात्र क्षैतिज पंक्तियों में बैठते हैं ताकि वे साफ साथ साथ एक दूसरे को देख सकें, लेकिन इससे समूह चर्चा संभव नहीं हो पाती। दोस्तों 44वें का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। कुछ छात्र कक्षा के बीच में
एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। और लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? पहला है टीम शिक्षण विधि, परियोजना विधि, उदाहरण सहित व्याख्यान और परिचर्चा सत्र। दोस्तों देखो क्या बताऊं, थोड़ी बहुत तो कमी रह जाती है, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं है दोस्तों कि हम बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं या बेस्ट हैं, हम दोस्तों बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में दोस्तों सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो ख़त्म होने के बाद में देखो हम इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, बस आप थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो, ठीक है। फीडबैक कितने सही निकले आपके और कैसी हमारी वीडियो थी, ठीक है। लड़ाई फड़ाई तो होती रहती है दोस्तों, ठीक है, परंतु ये गलत बात है कि हमारी जो लड़ाई है वो आपके बीच में जाती है, ये गलत बात है। अब मैं क्या करूँ बताइए दोस्तों, इतना सहन करता हूँ, बताइए दोस्तों। फीडबैक ज़रूर देना आप, हम हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे पता पड़ेगा हम हमारी क्या कमी है और कितने आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 50वें सवाल दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। दोस्तों मैं वीडियो खत्म करूंगा, उसके बाद 5 मिनट बाद में फीडबैक का ऑप्शन खुलेगा, दोबारा वीडियो आप ऑन करना, ठीक है, दोबारा करना ऑन। तो दोस्तों आप कमेंट करना कैसी वीडियो थी हमारी और आपको कैसी वीडियो लगी और कैसा हमारा चैनल लगता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंजॉय करिए IPL, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कल 5 बजे और 8 बजे।